आप तो बीए पास हैं चचा, फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कोई अच्छी सी नौकरी तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की? साथ में काम कर रहे एक नौजवान मजदूर के इस सवाल का बुजुर्ग हो रहे रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। छत की ढलाई के लिए लग रहे तख्ते की कील पर निशाना टिकाकर जोर से हथौड़ा चलाते हुए रघु को लगा कि उसने हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि खुद पर चला लिया हो। ऐसे सवाल उसे कील से चुभते थे। बीए पास होने का अहम रघु के अंदर अपनी जवानी में आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वह लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। इस अहम में उसने अपने माँ बाप को कभी यह नहीं कहा कि पढ़ लिख कर अगर उसे कोई नौकरी मिली तो वह उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगा, बल्कि उल्टे उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वह भूखा मर जाएगा, पर ज़िंदगी में कभी मजदूरी नहीं करेगा। पढ़ा लिखा होने के घमंड में रघु ने कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर तो ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। उसी घमंड और माँ बाप की नाराज़गी की वजह से रघु की कोई नौकरी नहीं लगी और आखिर में ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसी है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो इंसान कैसा। अभी समय की यही मांग है कि मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालूं। तो वह मैं कर रहा हूँ और तू अपने काम से काम रख। रघु ने अभी भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दार्शनिक बातों से दिया। चचा, ननकू ने तो मैट्रिक कर ली है, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते हो काम पर? सारा दिन घूमता रहता है। अरे उसको भी अहम ने घेर लिया है, कहता है कि परदेश जाएगा, हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। गहरी सांस लेते हुए रघु ने कहा, सही तो कहता है चचा, मैं यहाँ मजदूरी करने में कोई इज्जत नहीं है, ना काम का ठिकाना ना मजदूरी का। ऊपर से तुमने इतना कर्जा ले लिया है, कमेटी से ब्याज पर हर हफ्ते किस्त देनी पड़ती है। उसको परदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका ही बोझ हल्का होगा। शाम को मिली मजदूरी लेकर रघु घर की ओर चला तो ननकू रास्ते में ही दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील से चुभे सवालों की भड़ास गांव वालों के सामने ही ननकू पर निकाल दी। नतीजतन रात के 10 बज गए पर ननकू घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जाता था और धीरे धीरे रघु को भी घबराहट होने लगी। उसने डर के मारे घर में बताया भी नहीं कि रास्ते में उसने ननकू को डांटा था। रात भर माँ बाप सोए नहीं, चाहे जो भी हो जाए देर सवेर ननकू घर जरूर आ जाया करता था। पर इस बार वह घर नहीं आया। सब परेशान गांव के उसके दोस्त यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में वह उन्हीं के साथ था। माँ का कलेजा धक से रह गया। पक्का वह चला गया अपने दोस्तों के साथ। रघु के अंदर मिले जुले भाव उमड़ रहे थे। थोड़ा डर था कि इतनी कम उम्र में और गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी थी कि कुछ कमाएगा तो घर के हालात थोड़े अच्छे होंगे। ट्रेन के जनरल डब्बे में खिड़की की तरफ बैठा ननकू पाँव फटने के साथ आ रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें देख रहा था। अंदर से वह इतना खुश था मानो जैसे किसी जेल की कैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे जालिम आदमी लग रहा था। ट्रेन की तेज रफ्तार की तरह उसके सपने भी तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। घर के हालात और बापू की किचकिच की वजह से वह हमेशा घर से भाग जाना चाहता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला ननकू हमेशा यही सोचता था कि घर से भागने के बाद वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में शहर से गांव आएगा। अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़कर उसके पास आएंगे तो वह उन्हें नज़रअंदाज करते हुए माँ के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सपने सच होने की ओर यह पहला कदम है। इधर गांव में सुबह सुबह घर का माहौल एकदम गुमसुम था। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सब खामोशी से खुद ही खुद को तसल्ली दे रहे थे। सब यही कह रहे थे कि जहाँ भी जाएं अच्छे से रहें। 4 बहनों के बाद पैदा हुआ ननकू घर का सबसे छोटा था। धीरे धीरे समय के थपेड़ों ने ननकू के भाग जाने का दुख थोड़ा कम कर दिया था। साल बीतने को था पर ननकू गांव नहीं लौटा। रघु का कर्ज दिन ब दिन वैसे ही बढ़ता चला गया जैसे ननकू का घर लौट आने या घर के लिए कुछ पैसे भेज देने का इंतजार। दोस्तों के फ़ोन से ननकू घर पर सबसे बातें करता पर रघु से नहीं। इच्छा दोनों बाप बेटे की होती थी एक दूसरे से बात करने की, पर ननकू डर से नहीं करता था और रघु अहम से। साल भर तो ननकू को काम सीखने में ही लग गया। इधर घर की हालत सुधर नहीं पा रही थी। रघु को गांव में कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता था। कर्ज का मूल तो वैसे का वैसा ही रहा।
सूद दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर में रघु ने भी फैसला किया कि वह भी परदेश चला जाएगा। कम से कम वहाँ रोज काम और समय पर मजदूरी तो मिल जाएगी। गांव के कुछ लोग कमाने के लिए किसी और प्रदेश जा रहे थे। रघु भी उन्हीं के साथ हो लिया। वहाँ जाते ही रघु को अच्छी पगार वाला काम मिल गया और इधर ननकू भी कुछ पैसे भेजने लगा, जिससे थोड़ी जिंदगी पटरी पर आने लगी। इधर ननकू को उस प्रदेश की आबो हवा कभी रास नहीं आई। जो सपने वह ट्रेन में संजो कर लाया था, वे ट्रेन में ही कहीं छूट गए थे। यहाँ कभी उसकी मासूमियत छूटी तो कभी बचपना, कभी उसकी नींद छूटी तो कभी उसकी थकान, और जो सबसे ज़्यादा छूटी वह थी भूख। अब वह दो दो वक्त भूखा रह सकता था। तकनीक की इस दौड़ में जहाँ अमीर परिवार के बच्चे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की वजह से समय से पहले बड़े हो रहे हैं, वहीं ननकू जैसा किशोर जिंदगी की भाग दौड़ वाली भीड़ की वजह से समय से पहले ही बड़ा हो गया। एक बात ननकू की समझ में अच्छे से आ गई थी कि रातों रात अमीर आदमी सिर्फ 2-3 घंटे की फिल्मों में ही बना जा सकता है, असल ज़िंदगी में नहीं। गुस्से में वह अपने दोस्तों के साथ परदेश आ तो गया था, पर यहाँ हर कदम पर पैसे चाहिए थे। इसी चिंता में उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। इधर कुछ दिनों से ननकू के पेट में अजीब सा दर्द शुरू हो गया था। इस सब के बावजूद दिन रात मेहनत कर उसने खुद के लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया और घर जाने को पैसे लेकर जोड़ने लगा, पर पेट का दर्द उसे बेचैन कर जाता था। और फिर एक दिन बेतहासा दर्द उठा। सब दोस्तों ने मिलकर किसी तरह ननकू को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। आनन फानन में सर्जरी हुई, पर ननकू को होश नहीं आया और 2 दिन बाद वह जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टरों ने आनन फानन में ननकू को डिस्चार्ज कर दिया, मानो किसी अनहोनी को छिपाने की कोशिश की जा रही हो। दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, कैसे गांव में खबर करें, ननकू का क्रियाक्रम यहीं कर दें या गांव ले जाएं, और फिर ले जाएं तो कैसे ले जाएं। फिर सोच विचार कर सबसे पहले रघु को ननकू के ही मोबाइल से फ़ोन किया। ननकू का फ़ोन आया देख रघु को समझ ही नहीं आया कि वह खुश हो या हमेशा की तरह गुस्सा करे। उसके हाथ थरथराने लगे, दिल तेज धड़कने लगा, मानो जैसे रघु का बेटा हो और ननकू उसका पिता हो। उस समय रघु ऐसा महसूस करने लगा कि फ़ोन पर पिता के रूप में उसे ननकू से डांट पड़ने वाली है। इतने में फ़ोन कट गया। पिता होने के अहम में रघु सोच में पड़ गया कि वापस इधर से फ़ोन लगाए या नहीं। तब तक दूसरी बार फ़ोन बज उठा। बगैर एक पल गवाए उसने फ़ोन उठा लिया और मिले जुले भाव के साथ हेलो कहा। जब रघु को लगा कि दूसरी तरफ कुछ नहीं है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई, और फिर उसके अंदर जो भाव उभरे उसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। पर जो खबर उसने फ़ोन पर सुनी उससे तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पत्थर तो रघु पहले से था, पर ऐसा लगा कि उस पत्थर को बर्फ़ की वादियों में कोई अकेला छोड़ आया हो। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, मानो आंसू अपना रास्ता भूलकर आंख के बदले खून की नसों में चले गए हों, और वहाँ पर खून के साथ लड़ाई कर पूरे शरीर में एक भूचाल सा ला दिया हो, जो उसके बदन में थरथराहट पैदा कर रहा था। उसे लेकर गांव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूँ, इतना कहकर रघु ने फ़ोन काट दिया। गांव में ऐसा माहौल था मानो जैसे कोई जलजला आ गया हो। ननकू के दुनिया से चले जाने की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। सारे नाते रिश्तेदार भी घर पर जमा होने लगे, पर अभागा रघु कैसे आए। 100 लोग 100 मशवरे जारी थे। इधर रघु जल बिन मछली जैसे छटपटा रहा था, मानो कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसके सहारे वह झट से अपने लाल के पास पहुंच जाए। उसकी पिछले 6 महीने की कमाई एम्बुलेंस के किराए में चंद मिनटों में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अमीर लोगों के लिए तो सब मुमकिन है, पर गरीब के ज़िंदगी रूपी शब्दकोश में कुछ नहीं होते हैं। मुमकिन शब्द उसी में से एक है। मीलों दूर इस प्रदेश से अपने गांव में समय से पहुंचना रघु के लिए कहाँ मुमकिन था। ऐसे में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसकी मदद की और उसे हवाई जहाज़ से गांव भेजने का इंतजाम कर दिया। उसी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे एक सहयात्री को ढूंढ उससे मदद के लिए बोलकर रघु हवाई अड्डे के अंदर भेज दिया गया। ज़िंदगी में पहली बार रघु का पढ़ा लिखा होना उसके काम आया। हवाई जहाज़ के 2 घंटे के सफ़र में आसमान की ऊंचाइयों के बीच रघु को अपनी ज़िंदगी की सारी गलतियां महसूस की सुई की तरह घूमती दिखाई देने लगी। ननकू के इन हालात के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानने लगा। विद्यार्थी जीवन के कुछ भूले बिसरे सपने भी याद आने लगे, जिनमें हवाई जहाज़ पर चढ़ना भी एक था। हवाई जहाज़ की तेज़ आवाज़ के बीच रघु की खुशी और गम में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे फ़र्क मिट गए हों। लोग अपनी चाहत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कभी सब दांव पर लगाकर तो कभी कुछ मिले तो लगता है कि हमने ज़िंदगी से यह तो नहीं मांगा था। रघु ननकू का सब आने से पहले ही गांव पहुंच गया था। ननकू की बड़ी गाड़ी से गांव में आना और रघु का हवाई जहाज़ पर चढ़ना, दोनों के सपने पूरे हो गए।
ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। अधूरे सपने तो अधूरे ही रह गए। जवान बेटे की लाश देखने की हिम्मत रघु के अंदर नहीं थी।